नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवरीथिंग इज बेस्ट में। ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर मिस्टर क्रीक ने भारत में रहते समय के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि यह मुकदमा मेरे सामने न चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटनाक्रम का सार हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटी और घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफ़ेद पोश महिला दिखाई दी। घंटियों, पायलों की और घुंघरू की आवाज़ आने के साथ साथ पूरे कमरे में गूंज उठी। महिलाओं की सिसकियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती थी। मुस्लिम अधिकारी उस समय चित्कार करते हुए बंगला छोड़कर भाग निकले। उस आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद पोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पल पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवाल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले सिसकियां और फिर ठहाका मारने की हंसी की आवाज़ तथा बाद में पायलों के घुंघरू की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश और हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्र सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा की कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मारती कमरे से ही गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए थे, परंतु साहस जुटाकर अपना रिवाल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवाल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवाल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोलो, आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकेंगे? यदि आप वायदा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मिस्टर आइजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद मैंने तथा आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था तथा हम दोनों इसी में ही रहते थे। मेरी माँ भी वेश्या के रूप में मुझे देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिन बाद मैं गर्भवती हो गई। मेरी माँ ने आइजिक से संबंध विच्छेद कर देने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसे ही अधिक महत्व था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ता था। मेरी माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आइजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेली रहने लगी।
लगभग 2 महीने बाद आईजिक वापस आया तथा प्रेम दर्शित करते हुए चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ। छाया ने कहा, हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आईजिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आईजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आईजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आईजिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं कावेरी के ही हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं। इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया के समय पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज़ टेबल पर रखें तो मैं हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहने अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वो मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करें जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आईजिक के पिताजी का तार, कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहाँ बंगले में रखा गया है यह भी बताया। आवेरी ने यह भी बताया, आईजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आईजिक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजिक के नाम का जाली तार और विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आईजिक न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न ही यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आईजिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। प्राण दंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया रूप शरीर से मैं मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे नहीं मिल सकूँगी। आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया है इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी पत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान से एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के मूल्य सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के रूप में पुरस्कार के रूप में वह पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आगे भी हम आपको इसी कहानियों से अवगत करा सकें। थैंक यू।